स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले मैं आपको पिछले चैप्टर से छोड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट करा देता हूं और थोड़ा सा इसका समरी भी हम देख लेंगे ताकि पिछला वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। वैसे ये जो नया चैप्टर है इसे करने के लिए पिछला चैप्टर का नॉलेज होना इसेंशियल नहीं है, बट क्योंकि वो चैप्टर है आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो डायरेक्ट ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है तो आप इस पॉइंट पर जा सकते हो। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। मेटल ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विथ फॉलोइंग मेटल्स। हमारे पास में मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक का ऑक्साइड है। यहाँ आप देख सकते हो दैट वी हैव दीज ऑक्साइड्स एंड दीज आर हीटेड विथ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब हमारे पास में दो जो है यहाँ बने हुए हैं दो एलिमेंट्स के साथ में कोई मॉलिक्यूल और दूसरा एलिमेंट आकर के यहाँ से एक मॉलिक्यूल को हटा दे और खुद इससे जा कर के जुड़ जाए और ये वाला भगा दे। तो यहाँ हुआ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसे डिस्प्लेस कर देता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा वो करता है जो ज़्यादा पावरफुल होगा। जो ज़्यादा पावरफुल होगा तो यहाँ हम देखते हैं कि पावरफुल का क्या मतलब है। पावरफुल मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। यहाँ पर जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम और उसके बाद में सबसे कम रिएक्टिव, सबसे कम कॉपर, और जिंक आसपास का रिएक्टिव है, मतलब बीच का है। ऑलराइट, तो जब हम जिंक को जिंक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे, दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पहले ही ऑक्साइड फॉर्म किया हुआ है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में अगर हम कराएं जिंक को, तो क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक को ये रिएक्ट करने नहीं देगा, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड का, तो क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, तो जिंक आकर के इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरीके से मैग्नीशियम में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम में क्या है कि मैग्नीशियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो जिंक को यहाँ पर ये मैग्नीशियम भगा देगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ फॉर्म करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में अगर मैग्नीशियम को फिर से करें तो वो सेम चीज़ है, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ होगा ही नहीं, मतलब यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। वहीं अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ में देखें तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम यहाँ कॉपर को आकर के हटा देगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नाउ हम आते हैं कॉपर का कॉपर ऑक्साइड के साथ में, जिंक ऑक्साइड के साथ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में। तो क्योंकि ये सभी इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ऑक्साइड तो पहले ही से फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ किसी के साथ में ये कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। रिटन हियर दैट विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। कौन से मेटल कोरोड जल्दी नहीं होते हैं? तो मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो लेस रिएक्टिव हों वो कोरोड नहीं होते हैं इजीली। लेस रिएक्टिव में हमारे पास में कौन कौन से मेटल हैं? सबसे लेस, जो हमने एक्टिविटी सीरीज़ के सबसे लास्ट में रखा हुआ था, तो वो थे गोल्ड और सिल्वर। अब अगर हमारे पास में कोई ऐसा मेटल है जिसके ऊपर में गोल्ड प्लेटिंग किया हुआ है तो वो कोरोड नहीं होगा इजीली। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसे मेटल्स जो हैं गोल्ड हैं और जो हैं सिल्वर हैं, विच आर लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई दे डू नॉट रिएक्ट एंड दे डू नॉट कोरोड इजीली। कोरोड होने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में वो रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ में, और वो कोरोड हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ द मेटल एंड अदर एलिमेंट्स, एंड अदर एलिमेंट्स कैन बी मेटल, कैन बी नॉन मेटल। ऑल राइट, और ऐसा हम एलॉयज को इसीलिए फॉर्म करते हैं टू मेक द मेटल स्ट्रॉन्ग
टू चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जो है वहाँ पर अगर हमारे पास में प्योर आयरन है तो उसमें हम इम्प्योरिटीज़ मिला करके उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बारे में मैंने डिस्कस करा है। नाउ कमिंग ऑन टू द समरी ऑफ दिस चैप्टर, दैट व्हाट यू हैव लर्नड। सो फर्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नाउ मेटल्स जो हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और वो जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक को छोड़कर वो है मरकरी। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्सेप्शन है। अब मरकरी एक मेटल है। ऑलराइट, नाउ मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर मेटल्स से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वजह से मेटल्स पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। मेटल्स का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में अगर हम देखें तो जनरली वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बट हमारे पास में एल्युमिनियम और जिंक ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये एसिडिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, और इसीलिए इन्हें हम एम्फोटिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़, जैसे हमने अभी डिस्कस करा। तो रिएक्टिविटीज़ जो है अलग अलग दिखाते हैं। अगर हम वाटर के साथ में कराएं तो वाटर के साथ में भी उसके रिएक्टिविटी को हम लोग देख सकते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ में भी अलग रिएक्टिविटी वो दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ मेटल्स जो हैं उन्हें अगर हम अरेंज करें रिएक्टिविटी के हिसाब से तो उस सीरीज़ को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। जो हमने यहाँ पर किया हुआ है जस्ट एक नोटेशन है एक्टिविटी सीरीज़ कहने का। मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन से थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं किसी डाइल्यूट एसिड के जो है सॉल्यूशन में से। और अभी अभी जो क्वेश्चन हमने करा उसमें हमने किया हुआ था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में हमने देखा कि मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में भी हमें मिल सकते हैं, मतलब प्योर मिल सकते हैं, या अपने कंपाउंड स्टेट में मिल सकते हैं, यानी कि रिएक्ट किए हुए स्टेट में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन्हीं मेटल्स को उसके ओर के साथ में जो है एक्सट्रैक्ट करें, उसे रिफ़ाइन करें, उस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। और अगला हमने बात किया था एक एलॉय के बारे में। एलॉय जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का, मेटल्स के साथ में नॉन मेटल्स का। और हमने ये भी बात किया कि जो मेटल्स होते हैं वो कोरोड भी हो जाते हैं अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उन्हें एक्सपोज कर दिया जाए। जैसे कि आयरन हो गया, यहाँ पर हमारे पास में और भी मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गए। तो इन सभी को जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम छोड़ दें तो वो कोरोड हो जाते हैं, और इस फेनोमेनन को हम लोग कोरिजन कहते हैं। नाउ जो अभी मैंने कोरिजन बताया, ये जो है ऑक्सीजन के साथ में जो एटमॉस्फेयर में है उसके साथ में रिएक्ट करके जो है अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं, या फिर कुछ और भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ में रिएक्ट करके वो जो है कोरोड हो जाते हैं। नाउ अगर हम बात करें नॉन मेटल्स का तो उनका प्रॉपर्टी जो है मेटल से बिल्कुल अपोजिट होता है। ना ही वो मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। मेलेबल एंड डक्टाइल कहने का मतलब कि उन्हें पीट करके हम लोग चौड़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लॉन्ग वायर में उसे हम शेप नहीं दे सकते हैं, और ये हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सभी का बैड कंडक्टर होता है। बट एक एक्सेप्शन है इसमें भी, जिस तरीके से हमने ऊपर में भी देखा एक मरकरी एक्सेप्शन था कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो ग्रेफाइट है ये जो है नॉन मेटल है, बट ये कंडक्टर जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ये थोड़ा सा कंडक्टर अपना नेचर शो करता है। जो आपके पेंसिल्स के जो बने हुए होते हैं ब्लैक कलर के,
उस पर यही मिलता है। आप ट्राई कर सकते हो इसे कनेक्ट करके यूज़ करने का, आप चेक कर सकते हो। नॉन मेटल्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज जो मेटल्स के थ्रू में छोड़े हुए थे, उन नेगेटिव चार्ज या फिर कहीं से भी उन नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, और ये जो हैं ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जो या तो एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो जो मेटल्स थे उनके साथ में बेसिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर नॉन मेटल्स के साथ में एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल फॉर्म करते हैं। और उसी तरीके से जैसे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते थे एसिड से, ये नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं करते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी इजी टॉपिक होने वाला है। अगर आपको पहले वाले चैप्टर्स का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज है अगर आपको, तो हो जाएगा, काम चल जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काम चलाओ समझ में नहीं आएगा, बल्कि बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। साथ में ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। कहता है कि हमने कंपाउंड्स के बारे में पहले ही देखा हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग मेनली देखने वाले हैं कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म भी हम देखेंगे और कंबाइंड फॉर्म भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और इसका इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ यही कहता है। साथ में एक्टिविटी 4.1 यहाँ दिया हुआ है। ये एक्टिविटी आप खुद से करो। यहाँ कहता है कि आपको कुछ सामान कलेक्ट करने हैं और उसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि मेटल्स से बने हुए हैं, ग्लास क्ले से बने हुए हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ों से बने हुए हैं। जो हमारा पैराग्राफ थर्ड है उसमें कहता है कि फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक और ऐसे बहुत सारी चीज़ जो आप अपने आसपास में देखोगे वो कार्बन से बने हुए होते हैं। साथ में जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कार्बन के बेस्ड हैं। यानी आप, आपके फ्रेंड्स, मैं, पेड़, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी का स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड होता है। नाउ कार्बन का जो क्वांटिटी है हमारे आस पड़ोस में, उसे हम देखते हैं कि वो कितना है। तो अर्थ के क्रस्ट में कार्बन दो तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक जो है एटमॉस्फेयर में है और एक हमारे अर्थ में है। तो अर्थ के क्रस्ट में जो है और एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम अमाउंट में है। जैसे कि अर्थ के क्रस्ट में आप देखो तो 0.02% कार्बन है इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सभी का। और साथ में ये एटमॉस्फेयर में भी है। एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03%, जो कि काफ़ी स्मॉल अमाउंट है। और इतना स्मॉल अमाउंट में होने के बावजूद ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स शो करता है। इसी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे देखेंगे। जो पहला टॉपिक यहाँ निकल कर आता है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। टॉपिक से क्लियर है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा कि आयंस क्या होते हैं। आयंस के वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेट हो जाते हैं और वो आपस में मिल जाते हैं, एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आपका नमक, Na+ एंड Cl- में वो ब्रेक करता है। बट ये कोवेलेंट बॉन्ड उससे अलग है। क्या अलग है आगे आपको पता चलेगा, और क्यों अलग है वो भी आपको पता चलेगा। और हमने ये भी देखा हुआ है कि ये कंपाउंड जो आयोनिक कंपाउंड है, ये NaCl वाला जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर होते हैं मोल्टेन स्टेट में या फिर किसी सॉल्यूशन में। आगे कहता है that we also saw how the nature of bonding in ionic compound explains these properties। तो क्योंकि
अगर आप सीधे ये चैप्टर देख रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है उसे तोड़ने के लिए। चलिए, इतना क्लियर है। हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं और उसे कंपेयर करते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जैसे एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, ये सभी कार्बन कंपाउंड हैं, यानी कि सभी में कार्बन कॉमन है। आप इसमें देखो कि इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। ये केल्विन में है डेटा, तो 209 केल्विन काफ़ी कम है, 156, 90 बहुत कम है। और मीथेन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि वो हमें गैसियस फॉर्म में नॉर्मली दिखता है। मीथेन गैस हम कहते हैं नॉर्मली, आपने सुना होगा पहले भी। तो यहाँ जो पैराग्राफ दिया हुआ है, दिस पैराग्राफ, ये कहता है कि बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। हमने जो है, अच्छा, मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है उसके बारे में हमने चैप्टर 2 में भी कुछ कुछ देखा हुआ है, कार्बन से बने हुए हमने देखे हुए हैं। और यहाँ कहता है कि उसी डेटा से हम यहाँ कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम रखते हैं, यानी कि उन कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होने की वजह से यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम शो करता है। तो ये डेटा से हम लोग इसे कह सकते हैं। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये कंपाउंड जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, हीट के भी नॉन कंडक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होने से हम ये कह सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं, कोई आयन यहाँ पर नहीं होता है, फ्री आयंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव आयंस या फिर नेगेटिव आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये कंडक्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स ये कोई आयन फॉर्म नहीं करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल में होते हैं, इसी की वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। चलिए, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो। आगे कहता है दैट हमने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ है कि अलग अलग एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, और वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसका वैलेंसी कितना है, यानी कि वो कितना स्टेबल है। सारा एलिमेंट ये चाहता है कि वो अपना स्टेबल फॉर्म में हो, और स्टेबल फॉर्म में नहीं होते हैं, उस स्टेबल से कहीं हट के होते हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो जो जितना दूर होगा स्टेबल से वो उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ पर जिसका सबसे ज़्यादा वैलेंसी होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसका कम वैलेंसी होगा वो कम रिएक्टिव होगा। अब हम क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं कार्बन का, तो हम देखेंगे कि कार्बन कितना रिएक्टिव है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि कार्बन अपना फर्स्ट सेल यानी कि के वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और नेक्स्ट सेल में जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसे रखेगा। तो क्योंकि नेक्स्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होता, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम पड़ रहा है इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर वैलेंसी कितना है, 4, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि इस पैराग्राफ में कहता है कि हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट्स का वो डिपेंड करता है टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल। आउटर सेल को कम्प्लीटली फिल करने का जो टेंडेंसी है उससे, यानी कि जितना ज़्यादा वो चाहे कि हम आउटर वाले जो सेल है उसे फिल करें, जितना उसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी से हम इसे कहते हैं कि रिएक्टिव ज़्यादा है या फिर रिएक्टिव कम है। यानी कि फाइनली ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं स्टेबल वाले फॉर्म में। जनरली ये अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में इस तरीके से आते हैं
जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को चाहिए तो उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन उसे प्रोवाइड करा दिया और अपने सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, या फिर दूसरे के सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करके उसे स्टेबल कर दिया और खुद का भी अपना मतलब सबसे आउटर सेल में मान के चलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और जो है आउटर सेल खाली हो गया, लेकिन इनर सेल यहाँ पर भरा हुआ है, उसकी वजह से वो स्टेबल है। कुछ इस तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और आयनिक फॉर्म करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे कोवेलेंट फॉर्म क्यों नहीं कर रहा है कार्बन, क्योंकि कार्बन को हमें पता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसका रीज़न यहाँ एक्सप्लेन्ड है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर में बचे हुए हैं कार्बन के, उस 4 इलेक्ट्रॉन को उसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो उस चारों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, अगर हमें आयोनिक बनाना है तो उस चारों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और ये आउटर सेल को खाली कर दे ताकि इनर सेल में 2 बचेगा और वो स्टेबल रहे। बट ऐसा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होता है और 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कराना होगा। ऑलराइट, और ये जो है हमारा अंदर वाला ही सेल में है, यानी कि जैसे कि सेल को हम लोग लिखते हैं KLMN, है ना। तो सबसे आउटर वाले सेल में अगर होता तो इलेक्ट्रॉन होता तो उसे हम इजीली, क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल में पहले से है, थोड़ा सा एनर्जी देते और वो वहाँ से एक्साइट कर जाता। बट यहाँ पर कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है वो L सेल में है, यानी कि वो बहुत ही नज़दीक हैं उसके प्रोटॉन के, तो उसे हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम इतना एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये कुछ और फॉर्म यहाँ पर सोचे। दूसरा फॉर्म क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसे गेन करे, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले। तो अगर ऐसा करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये प्रोटॉन स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के पास में चार्ज है 6 पॉजिटिव चार्ज, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए 10, मतलब बाहर से टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10 नेगेटिव चार्ज, तो उसे होल्ड करना इजी नहीं होगा। तो ये C4- एनायन भी नहीं फॉर्म करते, C4+ केटायन भी यहाँ पर फॉर्म नहीं करते। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं? जैसे अगर कार्बन के पास में आउटर मोस्ट में 4 है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से कहेगा कि आप अपना इलेक्ट्रॉन मेरे पास और मेरा इलेक्ट्रॉन आपके पास कुछ इस तरीके से रखो कि हम उन दोनों को यूज़ कर पाएँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम दोनों यूज़ करें। तो इस तरीके से मेरी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, आपकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं। साथ में हमें ये भी यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी शेयरिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो सबसे आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं। अब ये शेयरिंग कैसे कैसे एटम्स के साथ में हो सकते हैं उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन एटम के साथ में, या फिर वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, जैसे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ में भी ये फॉर्म कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी बाहर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंसीज में होते हैं, और अगर वो कार्बन के साथ में एक ले ले तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, उसका जो है बाहर वाले सेल में जो है वो 2 अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये शेयर करके बढ़ा देगा। उसी तरीके से ये अगर 4 हाइड्रोजन मिल जाए इसे तो ये चारों तरफ से जो है बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो भी मैंने बनाया ये CH4 है, एक कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, इसे मीथेन कहते हैं। इसके बारे में भी आप देखोगे। सो इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी ही बता दिया आपको। साथ में अगर हम हाइड्रोजन का भी बात करें तो हाइड्रोजन दोनों जो है आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकते हैं और ये H2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम कार्बन और कार्बन 2 लेते हैं तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर सकते हैं, या फिर
डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि इसके बारे में भी चलिए आपको मैं आगे बताऊंगा। यानी कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये शेयर करेंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर अभी डिस्कस करा कि वो आउटर सेल से बिलोंग करते हैं, और H2 मॉलिक्यूल का यहाँ पर हमने देखा, और Kl इन सभी सेल के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा हुआ है। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देखो कि यहाँ पर एक एक जो है इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, और ये स्टेबल हो जा रहे हैं। और ये किसके तरीके से हो रहे हैं, एक नोबल गैस हीलियम के तरीके से हो जा रहे हैं, क्योंकि हीलियम के भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, और यहाँ पर H2 का भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसके भी रहेंगे। तो वो स्टेबल हो जा रहे हैं नोबल गैस के तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ कहता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ एक पेयर को हम कहते हैं एक बॉन्ड। एक पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे, एक बॉन्ड। तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और उसे हम इस तरीके से शो करते हैं, H और H के बीच में एक डैश लगा करके। अगला पैराग्राफ में लिखता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और हम यहाँ पर इसका वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, और इसका डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2 है, इसका हमें ड्रॉ करना है एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए मैं आपको ये ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। जैसे क्लोरीन है तो उसका 17 है, तो सबसे फर्स्ट वाले जो सेल है के, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके सबसे आउटर मोस्ट जो है उस पर यहाँ कितने बचे, 2 और 8 यहाँ 10 हो गए, और बचे यहाँ पर 7। तो M वाले में 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इसे हम अगर Cl2 वाले फॉर्मेट में अगर इसे लिखें तो Cl मैं लिख दे रहा हूँ, उसके आउटर मोस्ट में यहाँ पर है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे वाले Cl में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो जाएगा, और आपस में ये Cl Cl बॉन्ड यहाँ फॉर्म करेंगे, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेयर का शेयरिंग हुआ है। तो ये बना लिए सिंगल बॉन्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, कहता है कि ऑक्सीजन के केस में हम यहाँ डबल बॉन्ड देखते हैं बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन के केस में हमें डबल बॉन्ड देखने को क्यों मिलता है? सिंपल, यहाँ हम उसके वैलेंसीज को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर अगर आप देखो तो उसका 8 होता है, यानी कि अंदर वाले सेल में 2 और बाहर वाले सेल में 6। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, और ये आपका सेकेंड सेल हो गया। यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ मैं बना देता हूँ, आउटर मोस्ट ही मैं बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना एक यहाँ दे देगा, और दूसरा वाला भी दे देगा, देगा नहीं मतलब शेयर करेगा आपस में ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयर किया हुआ है, और ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, कहता है कि हमें वाटर मॉलिक्यूल का जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर शो करना है। जैसा कि हमें पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन हम बनाएंगे और ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन को कितना चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे 2, तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए 1, तो ऑक्सीजन के साथ में कितने शेयर करेंगे 1, तो ये आपस में कितना बॉन्ड बनाएंगे 1, और यहाँ से यहाँ इसे कितना बॉन्ड बनाएंगे ये 1, तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट, और यहाँ पर ये भी स्टेबल H2O।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा। तो 7 होने की वजह से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 2 और 5 में। तो यहाँ 5 है तो आउटर मोस्ट में इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से ले सकता है, हाइड्रोजन से ले सकता है, अदर यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं उससे ले सकता है। तो ये N2 मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करेगा, कैसे फॉर्म करेगा, 3-3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, यानी कि नाइट्रोजन 3 और इस नाइट्रोजन से 3, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। उसी तरीके अगर हम NH3 का बात करें तो NH3 जो है वो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन की बात चल रही है। इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं और ये NH3 बनाता है, हाइड्रोजन भी खुश, नाइट्रोजन भी खुश। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है कि जो NH3 है वो मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो जैसे हमने देखा कि वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में वो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में मीथेन के बारे में कहता है। मीथेन जो कि हमने देखा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, CH4, दैट इज मीथेन। सो मीथेन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मीथेन जो है वो वाइडली यूज्ड होता है एज अ फ्यूल। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में आपने सुना हुआ जी, बस वही चीज़ है। तो ये एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है कार्बन के थ्रू में फॉर्म करने वाला। कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन एक टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट यानी कि 4 वैलेंसी वाला, क्योंकि इसके पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये 4 चाहिए इसे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अचीव करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो अपना जो चारों इलेक्ट्रॉन है उससे 4 हाइड्रोजन के साथ में शेयर करता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी ही बताया। C के साथ में H, C के साथ में H, C के साथ में H एंड C के साथ में H। दिस इज CH4, दिस इज मीथेन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट यहाँ पर जो आ रहा है हमारा पैराग्राफ, उसे पढ़ते हैं कि ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 एटम के बीच में फॉर्म होते हैं, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर इसका दिया हुआ है डेफिनेशन, और कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो स्मॉल होता है, और इसी के वजह से यहाँ पर ये लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब कहता है कि यहाँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यहाँ पर कोई भी आयंस फॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो किया हुआ है मीथेन के बारे में। मैंने जो डैश वाला लाइन शो किया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, बट वो एक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल आप स्ट्रक्चर समझो, वो एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पर है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कार्बन किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। क्योंकि देखिए, कार्बन से ही कोयला बना हुआ है, कार्बन से ही डायमंड्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये बहुत सारा वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड को ये कार्बन बनाता है, कार्बन से फॉर्म किया हुआ होता है। तो इसके बारे में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर देखोगे, जैसे कि डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर में यहाँ कार्बन ही बना हुआ है, कार्बन से ही बना हुआ है। यहाँ क्या हुआ है कि कार्बन आपस में 4-4 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कार्बन, ये तो मैं यहाँ पर 1 डायमेंशनल ड्रॉ कर रहा हूँ ना,
ये 3 डायमेंशनल में फॉर्म किए होते हैं। यहाँ से कार्बन के अंदर जाएंगे, यहाँ से कार्बन के बाहर आएंगे और दोनों साइड में कार्बन ही जुड़े हुए होंगे। और ऐसा स्ट्रक्चर जो है 3D स्ट्रक्चर बनता है, ये एक रिजिड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि आपको पता होगा डायमंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये डायमंड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसी। सो यू शुड रीड दिस। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्ट भी आपको आएगा कार्बन के कंपाउंड फॉर्म होने पर। और ये जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करने से पहले करेंगे।